गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। और जैसा कि आपको पता है, राजस्थान ज्योग्राफी में आज हमारा टर्न चल रहा है राजस्थान का अपवा तंत्र, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो देखिए, अपवा तंत्र कहते किसे हैं, है ना। अपवा तंत्र कहते हैं नदियों के एक निश्चित क्रम को जो एक निश्चित क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, तो उनसे जो जाल प्रतिरूप बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवा तंत्र कहते हैं, है ना। तो देखिए, आपको पता है कि राजस्थान में कोई भी ऐसी बड़ी नदी नहीं है या किसी बड़ी नदी का अभाव है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि जल की आपूर्ति पूर्णतः पूरे वर्ष होती रहे। हालांकि यहाँ पर काफी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, बहुत मामूली और बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं। और इन नदियों में भी अधिकांश नदियां ऐसी हैं जो अंदर ही रह जाती हैं या आंतरिक अपवा क्षेत्र का ही हिस्सा है ना। देखिए, तो यहाँ पर नदियां हैं, कोई बड़ी नदी नहीं है, बड़ी नदी का अभाव है। इसी चक्कर में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है अधिकांश सूखे की स्थितियां मिलती हैं। और अधिकांश जो नदियां यहाँ पर है भी हैं वो बरसाती नदियां हैं या बारिश होने पर ही उनमें जल की मात्रा आती है, अन्यथा उनमें जल की मात्रा नदारद रहती है ना। तो देखिए, आपको पता है कि राजस्थान का लगभग 61% भाग कैसा है, वो 61% भाग वो है वो सूखा के अंतर्गत आता है ना, सूखाग्रस्त है। 61% भाग क्या है, शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है और शुष्क क्षेत्र है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर बड़ी मात्रा में नदियों का ना होना है। हालांकि पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी नहर आ गई है, उस वजह से क्या है पश्चिम के जिलों में यहाँ पर जो है खेती बाड़ी और उसमें जो अन्य प्रकार की फसलें जो पैदा होना शुरू हो गया है और उससे कुछ हरियाली भी उस इलाके में भरी है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान में अभी भी किसी बड़ी नदी का अभाव है कि वो बरसात के मौसम में ही यहाँ पर नदियों में जल दिखाई देता है। और कभी कभी तो इन नदियों में बारिश में अचानक बहुत बारिश हो जाने से बाढ़ भी आ जाती है। तो ये नदियां वैसे तो विलुप्त रहती हैं, पर बारिश के मौसम में नजर आने लगती हैं, क्योंकि अधिकांश उनमें जल भर जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर कई प्रमुख नदियां हैं, है ना। तो देखिए, हम मोटे तौर पर अगर राजस्थान के अपवा तंत्र को विभाजित करें तो मोटे तौर पर राजस्थान के अपवा तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है वो है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र और दूसरा है अरब सागरीय अपवा तंत्र, है ना। तो देखिए, दो यहाँ पर विस्तृत जो है आपके अपवा तंत्र हैं। बंगाल की खाड़ी वाला, यानी कि एक अपवा तंत्र ऐसा है जिसमें बंगाल की खाड़ी की तरफ जिसका ढाल है, और दूसरा अपवा तंत्र ऐसा है जिसका ढाल जो अरब सागर की तरफ पश्चिम की तरफ है यहाँ पर, है ना। और इसके बाद एक तीसरा और डिवाइड किया जाता है जिसको हम कहते हैं आंतरिक प्रवाह प्रणाली। तो देखिए, जो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है, इसकी प्रमुख नदियां हैं वो है चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, पार्वती, खारी, काली सिंध, बाणगंगा और कुटाल। और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो भी इसमें शामिल है, सहायक नदियां भी इसमें शामिल है ना। इसके बाद जो अरब सागरीय अपवा तंत्र है उसमें भी देखिए लूनी है, माही है, सोम है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है। तो ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद आंतरिक अपवा प्रणाली है, यानी कि ये वो नदियां हैं जो अंदर ही रह जाती हैं, वो अंदर ही इनका पानी जो है अभी तक समुद्र तक नहीं पहुंच पाया, यानी सागरीय किनारों तक नहीं पहुंच पाया। तो उनमें घग्गर है, कांतली है, साबी है, बाणगंगा है, काकली। इसके अलावा भी यहाँ पर अन्य छोटी छोटी तमाम नदियां हैं जिनको यहाँ पर हम नहीं दे सकते इतना। तो उसके बाद क्या है, ये सारी नदियां क्या है यहाँ पर आंतरिक नदियों की प्रणाली में शामिल की जाती है, क्योंकि इनका जल जो है सागर तक नहीं पहुंच पाता है। तो हम एक एक करके जो है यहाँ के अपवा तंत्र को अध्ययन में देखते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले नदी है बंगाल की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी है पूर्वी सागर की तरफ जो है या पूर्वी सागर में गिरने वाली नदियां हैं। उनमें पहली नदी है आपकी चंबल नदी, है ना। तो देखिए, चंबल यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है राजस्थान की, है ना। तो देखिए, चंबल यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है और इसका उद्गम जो है वो कहां से होता है, मध्य प्रदेश से होता है, एमपी से होता है। मध्य प्रदेश के जनापाओं की पहाड़ी से, जनापाओं की पहाड़ी से महू जिले में, कहां से होता है, महू जिले से होता है। महू नामक स्थान पे जिला है महू, वहां से इसका चंबल का उद्गम होता है। और इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई ये कहां आती है, ये आगे तक बहती है ना, 113 किलोमीटर लंबी। और ये आपको बता दूं मैं, ये जनापाओं की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद ये नदी 325 किलोमीटर तक बहती हुई फिर बाद में क्या होती है, 84गढ़ के समीप ये कोटा के पास, राजस्थान में कोटा के पास प्रवेश करती है। राजस्थान में कोटा के पास 325 किलोमीटर बहने के बाद देखिए, राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर है। हालांकि ये नदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और राजस्थान में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा को ही बनाती है। ये नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में भी सीमा बनाती है। देखिए, चंबल वही नदी है
जो अपनी वेटलैंड टोपोग्राफी यानी क्या है, बीहड़ युक्त स्थलों के लिए पूरे विश्व में फेमस है ना, भारत की फेमस नदी है बीहड़ के लिए, क्योंकि इसमें जो डिवाइस पाई जाती है, जो बीहड़ पाए जाते हैं, वो काफी जो है कुख्यात रहे हैं, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। वेटलैंड टोपोग्राफी इसको हम कहते हैं ना। देखिए राजस्थान में प्रवेश करते समय ये 300 मीटर चौड़ी हो जाती है। देखिए राजस्थान की ये मुख्यतः 4 जिलों से बहती है, कोटा, झालावाड़, बूंदी और धौलपुर, है ना। इनसे प्रभावित होने के बाद ये धौलपुर और ये एमपी के बीच में सीमा बनाते हुए और ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप एक जगह है, उसका नाम क्या है, उसका नाम मैं बताऊंगा आपको। देखिए उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, तो ये वहां पर उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप जो है जमुना नदी में मिल जाती है ना। तो उसका मैं आएगा मैं बता दूंगा आपको। तो चंबल नदी जो है वहां पर मिल जाती है। देखिए इसी नदी पर जो है 3 प्रमुख बांध बने हुए, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है इसी पे, है ना, जवाहर सागर बांध बना हुआ है इस पर, और इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। इसके अलावा कोटा बैराज बना हुआ है। देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में और कृषि प्रणाली में इस नदी का काफी महत्व है, क्योंकि इससे बड़ी भूभाग पर जो सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक बड़ी नदी है और उसमें जल की मात्रा भी अपेक्षाकृत वर्षा के टाइम में तो काफी रहती है वैसे भी, मगर सदा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मात्रा जो पानी की रहती है ना। देखिए एक इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है ना, कि क्या होता है, ये जब कोटा संभाग में एक जगह पड़ती है भैंसरोडगढ़ के समीप इस नदी पर उसी के पास में जो है कोटा संभाग में, है ना। तो वहां पर क्या होता है, एक इस पर प्रपात बना है 18 मीटर ऊंचा, जिसे कहते हैं चूलिया प्रपात, जिसका नाम क्या है, चूलिया प्रपात। वो इसी नदी पर है, काफी फेमस जल प्रपात है जो चंबल नदी पर स्थित है ना। इसके अलावा देखिए इस चंबल की कई सारी सहायक नदियां भी हैं। सहायक नदियों में से कई सारी नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों में मुख्य रूप से देखिए आपको बताऊं मैं, तो बनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो रामेश्वरम के संकट, रामेश्वर के निकट इसमें मिल जाती है। बनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है, बनास ये नीचे वाली। और इसके अलावा भी कई सारी नदियां हैं जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, मगर ये जो चंबल नदी है फाइनली रूप से कहां मिलती है, जमुना नदी में मिलती है। इसके बाद देखिए बनास, बनास को देखिए हम वन की आस भी कहते हैं, है ना। इस नदी को हम क्या कहते हैं, वन की आस भी कहते हैं। ये भी एक प्रमुख नदी है और इसका जो उद्गम होता है वो राजसमंद जिले के पास होता है, कुंभलगढ़ के पास, राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से। क्या होता है, खमनौर की पहाड़ियों से होता है। देखिए चंबल नदी का मैंने बताया पूरी इसकी कुल लंबाई आपको बताई थी मैंने, कितनी है इसकी, लगभग इसकी जो लंबाई है चंबल नदी की लंबाई लगभग 900 के किलोमीटर के लगभग है, 965 किलोमीटर, है ना। देखिए बनास अपेक्षाकृत छोटी नदी है, परंतु पूर्ण रूप से क्या है, राजस्थान में ही प्रभावित होती है। इसका जो कहा है खमनौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बनास उदयपुर के जो पास पड़ता है, उदयपुर के मध्य का भाग है ना बनास, वहां से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये वहां से होती है उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, है ना, भीलवाड़ा, अजमेर से होती हुई ये कहा जाती है टोंक मोदी और रामेश्वर के पास जो है चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद तीसरी नदी है बेडज। देखिए बेडज ये है, ये भी उदयपुर की अनासागढ़ झील है, ये वहां से निकाली जाती है ना, आया नदी के नाम से पुकारी जाती है इसको। बेडज नदी को आया नदी भी कहते हैं और ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, सॉरी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद चित्तौड़गढ़ के आगे बोगोद के समीप ये बनास में मिल जाती है, बोगोद के समीप। इसके बाद देखिए चौथी है कोठारी नदी। ये कोठारी नदी ये देखिए इसका उद्गम जो होता है वो उदयपुर जिले से होता है और ये नदी मुख्य रूप से कहाँ बहती है, ये नदी मुख्य रूप से बहती है आपकी जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिला में। और देखिए भीलवाड़ा जिला में ही इस पर एक नदी पर एक बांध बनाया गया है, मेजा बांध बनाया गया है, जिससे क्या है भीलवाड़ा जिले को पीने का पानी प्राप्त होता है ना। इसके बाद देखिए पार्वती नदी है, एक छोटी नदी है, चंबल की सहायक नदी है ना, और इसका उद्गम विंध्यन श्रेणी से होता है मध्य प्रदेश में, है ना। और उसके बाद ये जो है चंबल नदी में कोटा जिले में देखिए प्रवेश करती है जो पार्वती, और कोटा जिले के पश्चात क्या होती है, पाली नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद खाली नदी है, देखिए ये भी एक छोटी नदी है, बनास की सहायक नदी है ये खाली नदी, है ना। और इसका उद्गम होता है उदयपुर से, उदयपुर जिले में इसका उद्गम होता है। एक स्थान पड़ता है जिसका नाम बिजलाल, तो वहां पर इसका उद्गम होता है। और इसके बाद देवली में ये क्या होता है, ये भी बनास में मिल जाती है, बनास नदी में चली जाती है। इसके बाद काली सिंध, देखिए ये भी एक छोटी नदी है ना, बहुत छोटी नदी है, चंबल की सहायक नदी है।
ये कई छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है। पलवन है, निवाज है ना, और आहू है, इसकी मुख्य नदियां हैं काली सिंध की, और ये भी चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद बाणगंगा नदी है। देखिए बाणगंगा एक छोटी नदी है जिसका उद्गम कहाँ होता है, जयपुर से होता है, बैराट की पहाड़ियों से। और ये क्या है, ये आपके 3 जिलों से बहती हुई, कहाँ से, जयपुर से और दौसा से, और आपका एक जी बहती है भरतपुर में। उसके बाद आगरा में जाती है, फतेहाबाद में, आगरा में जो यूपी के आगरा में फतेहाबाद के पास ये कहाँ होती है, ये जमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद कुटाल नदी, ये देखिए ये भी एक छोटी नदी है बहुत, है ना, इसका भी उद्गम होता है, वो बूंदी के पास में होता है ना। तो ये एक छोटी नदी है और ऊपर माई पठार से निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। तो देखिए अरब सागरीय तंत्र में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी लूनी नदी। तो बताऊं लूनी नदी का देखिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये क्या होती है, अजमेर जिले के पास से निकलती है, और अजमेर जिले के पास से वहां पर जो क्या होता है, अरावली नदियों को काटती हुई वहां की नदियों का, छोटी छोटी नदियों का जल लेती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, है ना। तो ये देखिए, इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान की कुल अपवाह तंत्र का लगभग 10.4% वो इसी नदी में पाया जाता है, लूनी नदी में। लगभग 10% से ज्यादा भाग अपवाह तंत्र का इसी में आता है, और ये प्रमुख नदी है पश्चिमी राजस्थान की, है ना। और ये आपकी पाली, जोधपुर, है ना, और बाड़मेर जैसे शुष्क स्थानों से गुजरती हुई और कच्छ के रन में चली जाती, कच्छ के रन में समुद्र से। ये राजस्थान की ऐसी पहली नदी है जो सागर तक, राजस्थान में उत्पन्न होती है और सागर तक पहुंचती है, यानी कच्छ के रन में गिर जाती, कच्छ के रन में गिरती है ना। तो ये ऐसी पहली नदी है। देखिए ऊपरी भाग में तो नदी मीठी है, परंतु निचले भाग में ये नमकीन है, क्योंकि और नमक के कण पाए जाते हैं, इसमें से इसका पानी है वो नमकीन हो जाता है। इसकी कई सारी, देखिए बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसकी, जिनमें आपकी गहिया है, लालरी है, बाड़ी है, सुकरी है, जवाई है, मीठड़ी है, सरस्वती है, जोजड़ी है और सागाई इसकी प्रमुख नदी है। इसके बाद दूसरी देखिए माही। देखिए माही बहुत प्रमुख नदी है और 3 राज्यों में बहने वाली नदी है। पहली बार बता दूंगा आपको, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और गुजरात से। मुख्यतः गुजरात की नदी है कि गुजरात में इसका अधिकांश भाग पड़ता है। देखिए राजस्थान में इस नदी पर माही बजाज सागर परियोजना लगाई गई है ना। ये काफी जो है इंपोर्टेंट है ना, और इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से होता है। और देखिए इसी नदी पर माही बजाज सागर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर है। देखिए ये वही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान की कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली ये प्रमुख नदी है। इसके बाद देखिए सोम नदी है, ये भी एक छोटी नदी है। इसका भी उद्गम कहां से होता है, उदयपुर जिले में ऋषभ देव के पास से, है ना। तो वहीं से होता है। और ये किसकी सहायक नदी है, और ये देखिए बेणेश्वर नामक एक स्थान है, जो बेणेश्वर नामक स्थान है, वहां पर 3 नदियों का संगम होता है, जोखम का, गोमती का और सालनी का, उनमें से ये एक है ना। इसके बाद देखिए पश्चिमी बनास नदी है, अरावली जिले के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही में बहती है। मुख्यतः ये सिरोही जिला है जो यहाँ पर माउंट आबू है, उसी में बहती हुई कच्ची खाड़ी में लिटिल नल में चली जाती है। इसके बाद देखिए क्या है, साबरमती का देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये भी उदयपुर के पास से जो है, इसका अधिकांश समय तो गुजरात में पड़ता है, उदयपुर जिले से ये निकलती है। और इसका जो 1% जो है अपवाह तंत्र क्या है, वो राजस्थान में पड़ता है, बाकी सारा ये गुजरात में ही प्रवाहित होती है। मुख्यतः गुजरात में ही ये बहने वाली एक प्रमुख नदी है ना। इसके बाद देखिए आंतरिक अपवाह प्रणाली में घग्गर है, कांतली है, साबी है, बाणगंगा है ना। देखो ये घग्गर जो नदी है, ये प्राचीन सरस्वती नदी है ना, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, उसी का विस्तार है। और आज भी समझिए केवल एक पूर्णतया जो कैसी नदी है, पूर्णतया वर्षा पूरित नदी है, वर्षा पूरित नदी है पूरी तरह से, और बिना वर्षा के इसमें पानी नहीं होता है। हनुमानगढ़ के समीप जो है एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है भटनेर, वहां तक प्रवाहित होती है। कभी कभी इसमें क्या होता है, वर्षा के दिनों में बाढ़ आ जाती है भयंकर, और बाढ़ की वजह से काफी ये फसलों को नुकसान पहुंचा देती है ना। इसके बाद देखिए और छोटी नदियों में साबी नदी है, कांतली है, बाणगंगा। एक बाणगंगा बहुत फेमस नदी है, इसका भी जो है जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और ये 3 जिलों से होती हुई वहां पर बहती है। इसके बाद काकड़ी नदी है ना, काकरे भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान के अपवाह तंत्र में 3 अपवाह तंत्र मुख्य, जो अरब सागर का है, बंगाली खाड़ी का है और आंतरिक अपवाह तंत्र का है। इसको मैं आपको PDF में दे दूंगा, जहां पे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं।